अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। आज है पीर का दिन और है 5 दिसंबर। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों का वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। खास हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन इस वीकेंड के दरमियान बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई, इन पर तो बात करेंगे। लेकिन आज गुड मॉर्निंग आज में हम बात करेंगे उन इदारों और अफराद की जो इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वक्त, सलाहियतें और तवाना इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात की जाए हेल्थ सेक्टर की, तो मुल्क में कई इदारे ऐसे हैं जो खिदमत इंसानियत में मसरूफ है, लेकिन एक अहम अंसर ये भी है कि यहाँ इंसान की केयर से ज्यादा उनकी क्योर करने वालों को इज्जत दी जाती है। तभी शायद हर कोई डॉक्टर तो बनना चाहता है, लेकिन नर्सिंग के शोबे में कोई नहीं आना चाहता। पाकिस्तान में हुकूमत की हेल्थ सेक्टर की जानिब बज़ाहिर तो तवज्जो रहती है, लेकिन फिर भी ये शोबा हुकूमत की ऐसी तवज्जो हासिल नहीं कर सका जिसकी जरूरत है। हेल्थ सेक्टर में फलाही इदारे हुकूमत से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इन इदारों के डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों या फिर दीगर इंतजामी अमला हो, हर किसी का उन इदारों की तामीर और तरक्की में यकसा किरदार होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में जहां हर गुजरते दिन के साथ अस्पतालों में मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन सेहत की सहूलियात इसका मुकाबला करने के लिए काफी नहीं। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तिबी सहूलियात में बतदरीज कमी होती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर गरीबों के लिए नाकाबिले रसाई है और सरकारी अस्पतालों की हालत से तो मेरा ख्याल है सभी वाकिफ हैं, कोई भी हालत ढकी छुपी नहीं है। ऐसे में हर ये जो फलाही इदारे हैं वो मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करते हैं, वही इन गरीबों का सहारा भी बनते हैं। ये तो हकीकत है कि मुल्क में हेल्थ सेक्टर में फलाही इदारे अच्छी परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इनके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। और उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज फंड्स की फराहमी होता है। बड़ी तादाद में मुल्क के अवाम चंदा, दीगर और इदारों को कामयाब बनाते हैं, जबकि साथ ही मुखैर हजरात की डोनेशंस भी फंड की कमी का मसला काफी हद तक हल कर देते हैं। बिल्कुल, आज हम मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो हैं तो स्टूडेंट्स, लेकिन उनकी सोच पहाड़ों से बुलंद और चट्टानों से भी ज्यादा सख्त है। MBBS के ये स्टूडेंट्स मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। ना सिर्फ सिविल में बल्कि हम पूरे कराची में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें दे रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। अपने एक स्टेज पे जिसमें हम सिर्फ स्टूडेंट हैं, इस स्टेज पे रहते हुए भी हम किसी की मदद कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ डिफरेंस एंड हम सोसाइटी में अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी फीलिंग भी है। इट मेक्स मी हैप्पी। और अब मिलेंगे पाकिस्तान के पहले सेंट्रलाइज्ड ब्लड सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर सबा जमाल से, जो मुल्क भर में नादार मरीजों की खिदमत के लिए अपनी सलाहियतें सर्व कर रही हैं। मैं एक हीमेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम ही ब्लड बैंकिंग है। बहुत सारे ऐसे हादसा पेश आते हैं और वाक़यात होते हैं जहाँ हम मांगना नहीं चाहते थे कि जी आप डोनर दीजिए। उस वक्त एक मुझे एटलीस्ट फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार ये मैंने बाहर से ट्रेनिंग ली है, ये सब किया है, मुझे इसका सोल्यूशन सिवाय सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंकिंग के और कुछ नहीं है। और इंसानियत की खिदमत में पेश मरीजों की खिदमत में मसरूफ नर्स से भी मुलाकात करेंगे जो अपनी जॉब से बहुत खुश है। नर्सिंग एक खिदमत होती है जिसमें ना हम मरीज के बारे में जानते हैं, ना उसके रंग नस्ल के बारे में जानते हैं, ना उसके जमात जात के बारे में जानते हैं। हमारे नजदीक एक नर्स की अहमियत ऐसी होती है जैसे आपका एक घर का बंदा हो, इसकी कैसे खिदमत करना। और ये सब स्टोरीज पर हम आगे चलकर नजर डालेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले आज जान लेते हैं कि न्यूज़पेपर की शह सुर्खियों में आज क्या है। जनाब, सबसे पहले बात करेंगे हम बिजनेस रिकॉर्डर की। इस वक्त मेरे पास पेपर मौजूद है। एवरीबॉडी नोज के सरताज अजीज जो है वो वापस आ गए हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अमृतसर में अटेंड करने के बाद, जिसके बाद उन्होंने हंगामी कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ही ज्यादा सख्त बयानात भी उनकी जानिब से आए हैं, क्योंकि भारत में बड़ा ही नारवा सलूक किया गया है हमारे सहाफियों के साथ भी। और इस पर जो है वो आपको पहले बताते चलें कि जिसारत रोजनामा कहता है कि भारत का यह नारवा सलूक, जिसकी बिना पर सरताज अजीज जो है वापस आ गए हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बाद होटल पहुंचकर बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, सिर्फ एयरपोर्ट जाने की इजाजत मिली, मीडिया से बात तक करने नहीं दिया गया। ये सब सूरत हाल हमने देखा कि भारत में सलूक किया गया है पाकिस्तानियों के साथ, जिसके बाद आपको बताते चले कि वो वापस भी आ गए हैं बागा बॉर्डर के रास्ते से। तमाम तर जो हमारे साथ वक्त था सहाफियों का वो वापस आ चुका है। साथ ही साथ इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताएं जो कि सरताज अजीज ने की है। तो सबसे पहली जो इस पर हेडलाइन
है इस वक्त मेरे पास बिजनेस रिकॉर्डर पर, वो है कि सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये कहना है मुशीर खारजा सरताज अजीज का। आप सब जानते हैं कि बड़े ही इल्जाम तराशी की गई है अशरफ गनी की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर कर रहा है और पाकिस्तान को चाहिए कि इसके खिलाफ कार्रवाई करे और ममालिक को जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। 2-3 बातों में उन्होंने यू टर्न मारा है। पहले कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो तमाम तर कार्रवाइयां कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो तमाम तर जो दहशतगर्द है वो अफगानिस्तान आ रहे हैं पाकिस्तान के रास्ते से, और उन्होंने कहा कि एक अनडिक्लेयर्ड वॉर की जा रही है। और फिर हमने देखा कि यू टर्न जो है वो उनकी जानिब से मारा गया। तो इस पर जो है वो सरताज अजीज ने भी आगे बयान दिए और उनका कहना था कि अफगानिस्तान में तशद्दुद का खात्मा किसी मुल्क पर इल्जाम लगाकर खत्म नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात के जरिए जो है वो चीजें और सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है और खत्ते में अमन के लिए जामे और मरबूत कोशिशें करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, यही हार्ट ऑफ एशिया के मुतालिक ही सारे अखबारात आज हैं, जिसमें डॉन में भी सरताज अजीज के बयानात के हवाले से एक मेन लीड लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर बाद में फोकस करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर एक और लीड है, 12 मिलिटेंट्स किल्ड इन तीरा एयर स्ट्राइक, यानी कि वादी तीरा में जो है एयर स्ट्राइक की है, बमबारी की गई है, जिसमें 12 मिलिटेंट्स को किल कर दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है वादी तीरा में। इसकी यहाँ पर मेन लीड है। अच्छा, इंडिया मीट्स, और यही सरताज अजीज के एक्शंस के हवाले से लिखा हुआ है। वहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी सारे डॉन जो हैं वो डॉन में लीड है, और आपके पास जो अखबारात हैं वो भी इसी बारे में भरे हुए हैं। अच्छा, जंग की बात करें अगर, तो इसमें लिखा है कि पाकिस्तान पर मोदी गनी की तनकीद। हार्ट ऑफ एशिया इल्जामात का प्लेटफॉर्म, 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तानी इमदाद लेने से अफगानिस्तान का इनकार, इल्जामात मुस्बत नहीं, काम करो सरताज अजीज। अच्छा, आपको बताएं कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान 500 मिलियन की इमदाद फराहम कर रहा था, तो उनके जो अफगानिस्तान की जानिब से कहा गया कि जी आप हमें इमदाद ना दें, बल्कि आपके अपने मुल्क में जो अस्करियत पसंद हैं, आपके अपने मुल्क में जो दहशतगर्दी के विंग्स हैं, आप उनका खात्मा करें। मतलब जितनी मदद कर रहा है अफगानिस्तान की पाकिस्तान, वहां पर जाके हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जाके अफगानिस्तान ने जो है साबित कर दिया कि वो भारत के साथी हैं। और नरेंद्र मोदी और जो अफगानिस्तान के सदर हैं, उन्होंने साथ साथ आगाज भी किया और शुक्रिया भी अदा करना भूल गए वो पाकिस्तान का। और इसके अलावा सरताज अजीज जो हैं वो आए और उन्होंने कहा कि जी इतनी इम्प्रेसिव कोई ये जो सारी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस रही, इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही। और एक और चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे भारतीय हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बासित, जिनको पाकिस्तानी ही सहाफियों से बात करने से मना किया गया, जिस पर उन्होंने जो है बरहमी का इजहार किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे अपने लोग हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इनसे बात करूंगा। तो अनब, जब हम बात कर रहे थे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की कि इतनी कशीदगी के बावजूद भी सरताज अजीज जा रहे हैं, वहां पर बात होगी, लेकिन वहां पर भी वही रहा कि रूस ने तो फिर भी हिमायत की, रूस ने तो फिर भी कहा कि ये ब्लेम गेम ना करें, पाकिस्तान के लिए जो है गलत बात की जा रही है। लेकिन आप देखें जो हमारे पड़ोसी बॉर्डर है अफगानिस्तान, उन्होंने कहा कि जी हमें आपकी इमदाद भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, दोनों अहम बॉर्डर्स अगर आप देखें, भारत और अफगानिस्तान इस वक्त मिलकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन इस सब में रूस ने जो है वो पाकिस्तान की हिमायत की और कहा है कि सरताज अजीज ने बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें की है। मुझे पाकिस्तान, भारत या अफगानिस्तान में से किसी से भी सरोकार नहीं, पर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि तीनों ममालिक जो है वो आपस में इत्तेफाक के साथ रहें ताकि खत्ते में जो है वो अमन बहाल हो सके। अच्छा, एक और खबर मेरे पास जो है वो इसी हवाले से है। आपको बताएं कि जो अमृतसर में इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हुई है, उसी दौरान सिख बरादरी ने भी जो है मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। और भारत के शहर अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख बरादरी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और खालिस्तान बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमृतसर में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान यूथ अकाली दल के ज़ेर एहतमाम सिख बरादरी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज किया है। ये भी एक अहम खबर थी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी थी। और आखिरी खबर है मेरे पास, पाकिस्तान भारत तिजारत में 37 अरब डॉलर की कमी आई है। ये तमाम तर सूरत हाल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त चल रही है, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर फर्क पड़ा है तो वो मेरा ख्याल है कि तिजारती मामलात पर फर्क पड़ा है। और सब आपको पता है कि अभी इससे कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले की बात है कि जो पाकिस्तानी ताजिर थे और भारतीय ताजिर जो थे, इन दोनों ने दुबई के अंदर मीटिंग की है और उनका ये कहना था कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे भी नहीं है कि हम अपने मुल्क के अंदर बैठ के या पाकिस्तान में या भारत में बैठकर हम इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कर सकें। तो इतना बड़ा नुकसान जो है वो तमाम तर सूरत हाल से हो रहा है। बिल्कुल, जहाँ नुकसान हो रहा है वहीं पर अब मैं एक और खबर भी शेयर करना चाहूंगी। जो मनी चेंजर जावेद खानानी इमारत से गिरकर हलाक हो गए हैं, 8वीं मंजिल से ये गिरे हैं और कुछ कहना कबल इस वक्त है कि क्या हुआ है, लेकिन इसी मुतालिक जो है तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। और एक और यहाँ पर जो है वो खबर है जो है मरसू मरसू सिन न डेसू, यानी कि आप समझ
समझ गई होंगी कि ये खबर किसके बारे में है। ये खबर है बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, जिन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने पीपल्स पार्टी के 39वें यौम तासीस की 7 रोजा तकरीबात के 5वें रोज पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बातें की और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मरसू मरसू सिंध न डेसू। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जाग पंजाबी जाग, नून लीग ने कौमी एक्शन प्लान नाकाम बना दिया है, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। अच्छा, एक और यहाँ पर खबर शेयर करना चाहूंगी पाक तुर्की के मुतालिक। यहाँ आपको बताएं कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि तुर्की पाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों को अब छू रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जबकि तुर्क सदर कहते हैं कि मुश्किल हो या आसानी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और तुर्क सदर का मजीद ये कहना है कि आने वाला वक्त पाक तुर्क दोस्ती के उरूज का वक्त साबित होगा और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इतनी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल, इस हवाले से आगे भी चलकर आपको अपडेट करेंगे। अब रुख कर लेते हैं मुख्तलिफ शहरों का, जान लेते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। जैसे कि सब जानते हैं कि कराची के निजी होटल में शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आतिशबाजी में 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले आज न्यूज के नुमाइंदे एहसन अब्बासी ने फैसल ईदी से बात की है, आइए देखते हैं। मैं 7वीं 8वीं मंजिल पे जो है वो होटल के मौजूद हूँ, जहाँ पे फैसल ईदी जो है वो इस वक्त चाइनीज वफ्द के साथ है। उनका जो सामान मिसप्लेस हुआ है उनको वो दिलवा रहे हैं ताकि कोई गलत फहमी ना हो सके, कोई सामान फाउंडर जो इस होटल में रिहाइश पजीर थे उनको मुश्किलात का सामना ना हो सके। फैसल ईदी से बात करते हैं। फैसल भाई बताइएगा, अब तक कितने लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा चुका है ईदी की जानिब से? यार तादाद बहुत ज़्यादा है यार, लोग बहुत सारे खुद अपनी मदद आपके तहत शुरू में निकले। हमने तकरीबन 12 के करीब लाशें निकाली हैं और जो है वो अब लेकर आए। यहाँ चाइनीज़ जो बेचारे अपना सामान छोड़ के चले गए थे, अब क्लियर हुआ उनका पासपोर्ट वगैरह और कीमती क्या पासपोर्ट वगैरह था, उसके डॉक्यूमेंट्स थे, वो लेने के लिए आया हूँ मैं इनके साथ। कोई वजह पता चल सकी आग लगी? पता नहीं कि कह रहे हैं किचन में आग लगी है। ठीक है जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि जो अब तक इब्तदाई मालूमात हासिल हो सकी हैं उसमें बताया गया है कि किचन में आग लगी है। ये चाइनीज़ वफ्द आया हुआ था चाइना से, जिनको इस वक्त जो है फैसल ईदी अपने साथ लेकर आए हैं। ये अपनी कीमती सामान वो जमा कर रहे हैं रूम से जो इनका मिस हो गया था। जान बचाने के लिए जो है फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत होटल से इन्होंने खुद को रेस्क्यू किया था। लैपटॉप्स हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, पासपोर्ट्स हैं और दीगर ज़रूरी दस्तावेजात हैं जो इस रूम में रह गए थे, वो इस वक्त इनको वापस दिलाए जा रहे हैं। ये अच्छी चीज है। एहसन अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया रीजन प्लाजा में और सबसे ज्यादा मुझे जो सुनकर बहुत एक सुकून मिला वो ये कि उसके साथ ही जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल है और वहाँ के शोबा हादसात में वहाँ पे जख्मियों को लेके जाया जा रहा है। तो एक चीज ये है कि जल्दी से आसानी से जो है वहाँ पे जख्मियों को पहुंचा दिया होगा। इस हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। और अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नासिर काजमी से। नासिर, समाअत कितने बजे होगी? अभी देखिए 10 बजे का टाइम है समाअत का। एक सियासी जंग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी है। कभी तो हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं उसकी झलकियाँ और कभी जो है वो सड़कों पर, और आज ये इलेक्शन कमीशन में ये समाअत होनी है। नाअहली रेफरेंसेस के खिलाफ गुज़िश्ता समाअत में इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया गया था। आज यकीनी तौर पर जो वायद जमा किए गए हैं उनका जायज़ा होगा और जो जरा होगी उनके वकला की जानिब से उसको इलेक्शन कमीशन देखेगा। साथ ही साथ इस्लामाबाद शहर के अंदर आज मुख्तलिफ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। पार्लियामेंट के अंदर कुछ कमेटीज़ हैं जिनमें पेट्रोलियम की कमेटी है, रेंज की कमेटी है और इसके अलावा दीगर कुछ जो कायमा कमेटी हैं उनके इजलास हैं। साथ ही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है एक मुकामी स्कूल में। बात आपने अपनी इंट्रो में की थी कि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी की वजह से सबसे अहम जो आम पब्लिक पर जो असर जिस चीज़ ने किया है वो सब्जियां हैं। टमाटर और केला जो फ्रूट है और जो टमाटर जो रोज़ाना हम खानों में इस्तेमाल करते हैं उसकी प्राइसेस में एकदम से इजाफा हुआ है। वही टमाटर जो 30 से 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, वो टमाटर अब 120 रुपए के किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर ये रेट है। उसका सबसे बुनियादी जो रीज़न बताया गया है उन आड़तियों की ने जो बताया है कि इंडिया से आने वाली जो सब्जियां थी, जो टमाटर थे, वो अब बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ इंडियन केला पाकिस्तानी मार्केट में खासा मशहूर था, अब वो भी नहीं आ रहा। तो ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन्होंने आम पब्लिक को जो पाक इंडिया टेंशन है उसने जो पाकिस्तानी अवाम है उन
करना शुरू कर दिया है। यकीनी तौर पर माजी में भी हमने देखा कि जब कभी भी पाक भारत कशीदगी सामने आती रही, बहुत शुक्रिया तो इस तरह की आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से, जहां का कि आम आवाम जो है उस पर काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है पाक भारत ताल्लुकात की बिना पर, क्योंकि ताजिर बरादरी इससे सबसे ज्यादा असरअंदाज हो रही है और कीमतें इस वक्त चाहे फलों की हो चाहे सब्जियों की हो, वो कीमतें भी जो है वो आसमान को छूती जा रही हैं। अब खैर रुक करेंगे हम लाहौर का और बात कर लेते हैं लाहौर की। जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान नसीर से। इमरान नसीर, ये बताएगा कि आज दिन भर कौन कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां हो रही हैं और साथ ही साथ मौसम का भी हवाल बता दें, बिकॉज मैं तो लाहौर को बहुत मिस कर रही हूँ। जी बिल्कुल, लाहौर चूँकि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का जो है सूबाई दारुल हुकूमत है, तो यहाँ का जो सियासी दर्जा हरारत है वो हमेशा ही अरूज पर रहता है। अगर आप बात करें कुछ इवेंट्स की, तो आज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो उसकी जानिब जो नज़रें हैं हमारी बिलावल हाउस की जानिब भी जाएंगी, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पार्टी योम तसीस की तकरीबात के सिलसिले में क्याम पजीर हैं। इन दिनों वो मुख्तलिफ सूबों के कारकुनों से मुलाकातें कर रहे हैं और वहाँ पर कल्चरल शोज़ का भी इनेकाद किया जा रहा है। कल जो इतवार के रोज जो है वो सिंध डे मनाया गया था। आज गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो कारकुन हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे, जबकि कल पंजाब डे मनाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर आए हुए हैं। कल वो दाता दरबार गए थे, लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से मुलाकात की थी और दीगर समाजी और सियासी शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि आज वो वकला से लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब करेंगे। इसके अलावा पंजाब असम्बली का इजलास भी होगा, जिसका आजकल मसला तो जो कोरम की निशानदेही का चल रहा है, जिसकी निशानदेही के लिए जो है अपोजिशन हर वक्त एक्टिव दिखाई देती है। तो देखना यही होगा कि आज जो है वो कोरम पूरा हो पाता है नहीं, और अगर पूरा हो जाता है तो कार्रवाई के दौरान कौन से बिल मंजूर होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से और लाहौर की सूरत हाल भी हमने जानी है। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने तुर्की के शहर कैसरी में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात की। तुर्क सदर रजब उर्दवान ने बेपनाह मसरूफियात को पसे पुश डालकर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त निकाला। तुर्क सदर ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर ने वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ और अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जबरदस्त। मियांवाली का फैज अहमद अपनी हमजोर दुल्हनिया ब्याह कर ले आए। 3.5 फुट कद वाले 27 साला फैज अहमद सर पर सेहरा सजाए और गले में फूलों की माला लटकाए अपने ही शहर की 3 फीट की मदिया को जिंदगी की साथी बनाने जा पहुंचा। दूल्हे मियां के दोस्त सहबाब के साथ भंगड़े ने रौनकें दुबाला कर दी। इस मौके पर 9 ब्याहते जोड़े की खुशियां दी थी। और इस्लामाबाद में खिजा के बादशाह गुलवादी की 3 रोजा नुमाइश जारी है। रोज एंड जैस्मिन गार्डन में सजी गुल नुमाइश में गुलवादी की 150 से ज्यादा इक़साम पेश की गई। दुनिया में गुलवादी की 5000 के करीब इक़साम पाई जाती हैं। खवातीन और बच्चों ने फूलों के साथ सेल्फियां भी ली। क्या बात है जी, फूलों के साथ सेल्फियां, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया पहले। जी गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। और बनी करिया है। लगता है कि सबा जो है वो सिंधी सकाफत के बारे में बात करिए, जो कि कल की अहम और टॉप स्टोरी भी थी। बिल्कुल, सिंधी सकाफत के बारे में बात करें, इसलिए तो मैंने वेलकम बैक जो है वो सिंधी में किया है। यहाँ को बताएंगे कि सिंध में जबान, इलाके और मजहब की कैद से आजाद होकर हर किसी ने कल्चरल डे मनाया। बिल्कुल, सिंधी टोपी और अजरक के रंग हर जानिब बिखरे हुए थे। सिंध की सकाफत की अलामत अजरक, सिंधी टोपी और लोक गीत इतवार को अवाम के दिलो दिमाग पर छाए रहे। सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा नारा नारा। कराची और सूबे के दीगर शहरों में सिंध कल्चरल डे भरपूर अंदाज में मनाया गया। कल्चरल डे की मुनासबत से रैलियों और कॉन्सर्ट का इनेकाद भी किया गया। झूले वाला हो या हलीम वाला, बच्चे बच्चे बड़े, खवातीन हो या बुजुर्ग, हर किसी पर सिंधी सकाफत का जादू असर कर गया।
मर्दों ने अजरक कांधों पर डालने के साथ साथ पगड़ी की शक्ल में सर पर भी सजाई। सिंधी सकाफत के बारे में तो हमने कल बहुत जाना, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ था कि ट्रैफिक बहुत जैम मिली थी और वीकेंड भी था, तो कल मैं जहां बाहर निकली हुई थी मुझे भी रास्ते में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। एनीवे, कुछ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अखबारात के एडिटोरियल्स के बारे में। कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर भी नजर डालते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज में नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। आज क्या लिख रहे हैं आज एडिटोरियल? सबा वीकेंड के हवाले से मैं एक बिजनेस रिकॉर्डर के एडिटोरियल को डिस्कस करना चाहता हूँ, कॉल दैट एक्यूड। और आपको मालूम है कि वो कौन सी कॉल थी जिसकी बाजुज़ जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई दी? ट्रम्प नवाज शरीफ। जी हाँ, एग्जैक्टली। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प और नवाज शरीफ। और बेसिकली उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन था जो वजीर आजम हाउस की जानिब से जारी हुआ था और जिसमें कुछ डिप्लोमेटिक नॉर्म से हट कर अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसके हवाले से कड़ी तनकीद हुई है इस पर। और अमेरिकी मीडिया ने, भारत ने, उनका तो कोई वतीरा है, वो इस पर कड़ी तनकीद की है कि आपने उस डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जो अमूमन इस किस्म की ट्रांसक्रिप्शन पर होती है। इस हवाले से ये एडिटोरियल लिखा गया। एडिटोरियल ने डिस्कस किया है कि एक बात तो ये है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने वही कहा हो जो उनका मकसद है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये उनका अंदाज़े गुफ्तगू हो। डोनाल्ड ट्रम्प का बात करने का अंदाज़ ही यही है, क्योंकि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में भी देखा कि वो जिस तरह एब्रप्टली उनकी बातें होती थी, उसने एडिटोरियल ने ये कहा है कि ये इतनी बड़ी ब्लंडर नहीं है। बहरहाल ये कोताही तो हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी ब्लंडर नहीं है कि आप इस पर इतना क्रिटिसाइज करें इसे, क्योंकि ये देखें कि ये किसने कहा है, ये अल्फाज किसके हैं। ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो संभालने जा रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की रेंज, ये उन्होंने अदा किए हैं। और हो सकता है कि ट्रम्प वो काम कर जाएं जो आज तक किसी ने ना किया। तो ये इतनी खलबली क्यों मची है? अगर आप कह रहे हैं कि उनका बोलने का तरीका है, अंदाज़े गुफ्तगू भी है ट्रम्प का, कि उन्होंने कहा कि जी फैंटास्टिक पीपल और फैंटास्टिक नेशन, तो हो सकता है कि ये बात ऐसी ही हो। पर अभी हमने देखा कि जोश अर्नेस्ट ने भी कहा है कि हम अपनी जो ट्रम्प की टीम है उससे जवाबात लेंगे, और उन्होंने जवाबात भी लिए हैं। उसके बाद पाकिस्तान में भी इस पर बड़ी तनकीद सामने आ रही है कि जी ट्रम्प तो पहले बड़े जारहाना अंदाज में पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते थे और अब इतनी तारीफें, इतनी मीठी जबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो कह चुके हैं गेट इट स्ट्रेट, पाकिस्तान इज नॉट अवर फ्रेंड। ये ट्रम्प के ये ट्वीट भी है। और अपनी तकारीर में भी ट्रम्प कह चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान, बाकायदा मुसलमानों की अमेरिका में पाबंदी के खिलाफ बयान दे चुके हैं। इसके बावजूद भी हम, क्योंकि ट्रम्प के बारे में खुद बिजनेस रिकॉर्डर ने भी ये मेंशन किया है कि वो इनके बारे में ये है कि आज ही जिस शख्स की पेशानी चूम रहे हैं, तो जरूर इनके वजूद कयास नहीं है कि ये जो है उसकी कल उसे गालियां भी दे चुके हों। तो लेकिन तनकीद असल में हुई है ट्रांसक्रिप्शन पे। और नॉर्मली ये होता है कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो देखें दो हुक्मरानों के दरमियान बातचीत होती है, तो आप एज इट इज़ उसको डाउन नहीं कर देते, उसमें जो है सिफारती आदाब का ख्याल किया जाता है। बिल्कुल। इसी हवाले से एडिटोरियल ये कहता है कि हम ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो जो एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है उसके ताबे हैं ट्रम्प, और जो इसमें खासकर जो फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल किए, जैसे एज यू आई एम टॉकिंग टू यू प्राइम मिनिस्टर, आई फील आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन आई हैव नोन फॉर लॉन्ग, इस किस्म के सवाल पर यू आर टेरिफिक गाय, और पाकिस्तान जो फैंटास्टिक पीपल, रेपुटेशन के बारे में बात की प्राइम मिनिस्टर की, आपके काम तो हर जगह नजर आता है। तो इस किस्म की जो फ्लावरी लैंग्वेज थी, इसकी ट्रांसलेशन एज इट इज आपने वॉशिंगटन पोस्ट ने भी यही कहा है कि ऐसा लगता है कि ट्रम्प जो है पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और बड़ी अनयूजुअल सी बात की है उन्होंने, बड़ा स्पाइस लगा के पूरी जो है बातचीत को, गुफ्तगू को उन्होंने किया है। अच्छा, नेक्स्ट एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं जो कि आज हमारे अखबारात की सुर्खियां भी हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, इसमें किसका हार्ट जो है, इसमें किसका दिल टूट गया नफीस नईम साहब? देखिए, जंग ने इस पर एडिटोरियल लिखा है, और ये तो इसका इन्वान यही है कि इलाकाई अमन इस्तेकाम पाकिस्तान का किरदार नागुज़ीर। बेसिकली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मकसद ही दिलों को जोड़ना था। खासकर उसका जो मरकज तो अफगानिस्तान का, वहाँ स्टेबिलिटी, वहाँ उसको किस तरह उसमें रिफॉर्म्स लाई जाए, किस तरह तरक्की दी जाए। लेकिन इसमें थोड़ी सी डाइवर्जन इसलिए हुई कि भारत और अफगानिस्तान, इन दोनों के गठजोड़ से जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ महाज क्रिएट किया, जो जंग ने इसका हवाला भी दिया है कि उन्होंने एक बरतानवी नशरियाती इदारे के कॉलमनिस्ट को कहा है कि का हवाला दिया कि उनका ये कहना है कि हम सही जा रहे थे, लेकिन अब लगता तो ये है
कि जो ये कॉन्फ्रेंस है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, इसका असल मकसद अफगानिस्तान की रिफॉर्म नहीं है, इलाकाई लोगों को इनकी जो खत्ते के ममालिक है, पड़ोसी ममालिक को जोड़ना मकसद नहीं है। इनका मकसद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना है। और जो हमने देखा भी जो इस तरह हुआ, इवन सरदार अजीज साहब को मीडिया से मिलने नहीं दी गया, उन पर इस तरह पाबंदी लगा दी गई कि टोटल सिफारती आदाब के खिलाफ 40 मिनट तक इमिग्रेशन में रखा, मतलब इतनी ज्यादा ज्यादती वो भी हमारे पाकिस्तान के इतने सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ जो कि जा रहे हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए। मेरे ख्याल में मुझे लगता है इंडिया का दिल ज्यादा टूटा है क्योंकि रूस ने साइड ले लिया हमारी। रूस ने साइड ले ली। फिर उनका एक और देखें ना आप, उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में देखिए कि उनका तो ये एक एम ये था, मकसद ये था कि एक ऐसी डिक्लेरेशन आ जाए कि जॉइंट फ्रेमवर्क बन जाए टेररिज्म के खिलाफ और तमाम तर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना सबकी तोपों का रुख हो जाए। मगर बड़ा मोहतात अंदाज से ये डिक्लेरेशन दी गई है और उसमें बाकायदा कहा गया कि हम इस पर डिस्कस करेंगे। और फिर पाकिस्तान के हक में बयान आया और पाकिस्तान का वहाँ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना सबा मैं कहूँगा कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि यार वी वांट टू प्रमोट पीस और हम इसके अगेंस्ट नहीं है। हम चाहते हैं, हम इलाके में पड़ोसी ममालिक से बराबरी का सलूक चाहते हैं और चाहे आप हमें कितना भी आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। साहब हमेशा से ही पहला स्टेप खुद ही उठाया है और हम देखते आ रहे हैं कि इस बार भी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से पहला कदम उठाया गया और उनका यही कहना है कि हम मुज़ाकरात अभी भी चाहते हैं, लेकिन इस बार ये भी कहा गया है कि बराबरी की सतह पर चाहते हैं, झुककर नहीं। बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अब कुछ दीगर खबरें भी दुनिया की शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, दीगर खबरों में बात करेंगे इनकलाबी रहनुमा फिदेल कास्ट्रो की, जिनकी आखिरी रसूमात क्यूबा के मशरकी शहर सैंटियागो में अदा कर दी गई। बिल्कुल, इन जहानी रहनुमा के आखिरी रसूमात में आलमी रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। क्यूबा के शहर सैंटियागो में तवील कतारों में लगे ये अवाम अपने हर दिल अजीज रहनुमा फिडेल कैस्ट्रो को आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं। इनकलाबी रहनुमा और साबिक सदर की राख को क्यूबा की आजादी के हीरो हुजे मार्ती की कब्र के साथ दफन किया गया। फिडेल कैस्ट्रो की आखिरी रसूमात 1 दिसंबर से हवाना से शुरू हुई थीं। 4 रोज तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर राख को सैंटियागो पहुंचाया गया। आखिरी रसूमात में फिडेल कास्ट्रो के अहले खाना, मुल्की और आलमी रहनुमाओं ने भी शिरकत की, लेकिन मीडिया को आखिरी लम्हात में रसूमात की कवरेज करने से रोक दिया गया। फिडेल कास्ट्रो तवील अलालत के बाद 25 नवंबर को 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उन्होंने अपनी बीमारी के बायस इक्तदार पहले ही अपने भाई राउल कास्ट्रो के सपुर्द कर दिया था। अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर और आपको बताएं कि इंडिया के शहर अमृतसर में अफगानिस्तान के मामले पर होने वाले हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये में रुकन ममालिक को इख्तलाफात पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया गया है। एलामिये में कहा गया है कि किसी भी मुल्क के खिलाफ धमकी या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करना होगा। एलामिये में अफगानिस्तान में अफीम के काश्त पर भी इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि तशवीश तो हुई। भारतीय रियासत तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता की बात करेंगे, जिनको दिल का दौरा पड़ा है और इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जयललिता की हालत इंतहाई नाजुक है। अस्पताल के बाहर जयललिता के हामी बड़ी तादाद में मौजूद है। सीएम जयललिता इंतहाई बाअसर हुक्मरान के तौर पर जानी जाती हैं और वो चौथी बार रियासत की वजीर आला हैं और हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गुज़िश्ता रोज वेयर हाउस में नाइट पार्टी जारी थी कि अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि अंदर मौजूद अफराद को बाहर निकलने की मोहलत ही न मिल सकी। रेस्क्यू एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में अब तक 33 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि अब भी मुतादिद अफराद लापता हैं। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। मरीजों की मुफ्त खिदमत में मसरूफ एसोसिएशन के एक एहलकार से।
कनाडा के शहर टोरंटो में पहली बिजली से चलने वाली गाड़ी सड़क पर रमादमा थी। पेशे के एतबार से एक वकील फ्रेडरिक ने ये कारनामा सरअंजाम दिया। पहली इलेक्ट्रिक कार अभी अपनी इब्तदाई शक्ल में थी और एक बार चार्ज करने से 15 मील का सफर तय करने की सलाहियत रखती थी। बिजली से चलने वाली इस गाड़ी का वजन तकरीबन 350 किलो था और जल्द ही इस नए मॉडल को इन्वेस्टर्स भी मिल गए, जिसके बाद इलेक्ट्रिक कार की प्रोडक्शन शुरू हो गई। नौजवान वकील फ्रेडरिक को अपनी नई गाड़ी से मोहब्बत थी और वो अगले 15 साल तक इसी गाड़ी को इस्तेमाल करते रहे। और देखा कितनी जबरदस्त जो है इन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई है। अच्छा, आजकल मैं घर में खाना खुद बना रही हूँ। क्यों? 2 दिन से अम्मी की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ आजकल कुछ कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है आपकी हेल्प के लिए हमारे पास भी कुछ है। अच्छा, जो शायद आप 5 मिनट के अंदर खाना बना सकती हैं। वो किस तरह से, ये देख लेते हैं। बिल्कुल, मुझे दिखा। रैप्स जो है वो कितनी जल्दी बन गए थे और मुझे तो बहुत हेल्दी भी लग रहे थे। हाँ, मुझे भी बहुत हेल्दी लग रहे थे। और गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जैसे कि शो के आगाज में हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे लोगों की, कुछ ऐसे अफराद की जो कि इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार होते हैं। कराची के सिविल अस्पताल में MBBS के स्टूडेंट ने एक ऐसा ही सेटअप कायम किया है जिससे वहां आने वाले कई मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। यही नहीं बल्कि पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से कायम इस इदारे में मेडिकल के स्टूडेंट्स बगैर किसी मुआवजे के ही सिर्फ इंसानियत की खिदमत के जज्बे से मरीजों का इलाज करते हैं। PWA के रजाकार से मिलते हैं। मेरा नाम ज़ैनब खटक है। मैं डाउ मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन नामी एक फलाही इदारे के लिए मैं वॉलंटियर करती हूँ। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसको बनाने का बेसिक मकसद ये था कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर आने वाले पेशेंट्स को बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज से आरास्ता किया जाए। हमारे 5 वर्किंग डिपार्टमेंट्स हैं करेंटली। वन इज़ द ड्रग बैंक, जहाँ पे सिविल के एडमिटेड मरीजों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा ब्लड बैंक है जो कि पाकिस्तान का सिंगल आउटलेट ब्लड बैंक है। इट्स द लार्जेस्ट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट स्टूडेंट NGO एज वेल। यहाँ पे हमारे डेली बेसिस पे 250 ब्लड बैग्स तक हम डिस्पैच करते हैं। हमारा एक थैलेसीमिया डे केयर सेंटर भी है जहाँ पे हमारे पास तकरीबन 285 तक पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जिनको फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोवाइड की जाती है। PW में होने वाला हर एक काम हमारे हम वॉलंटियर्स की निगरानी में होता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, ज़कात कलेक्शन हो, फंड रेजिंग हो या फिर कोई भी किसी भी तरह का काम हो, वो एक वॉलंटियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबकी कोशिश ये होती है हम मिल के इस काम को पूरा कर सकें। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक सोली स्टूडेंट रन NGO है, तो इसमें मुश्किलात का सामना ऐसा हमें नहीं करना होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत अच्छी तरह जा रहा होता है। बट हाँ, पढ़ाई को साथ में मैनेज करना
is one thing that is tough for a volunteer, but अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं अच्छी तरह और हम कोशिश करते हैं ना हमारी स्टडी सफ़र करें ना हमारा PW का काम सफ़र करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहेगा जब मैं कहीं और किसी और इदारे में एक जगह इलेक्टिव करने गई थी एंड वहाँ मैंने जब PW के ब्लड बैंक्स देखे ना, इट वाज रियली अमेजिंग, क्योंकि ना सिर्फ सिविल में बल्कि हम पूरे कराची में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें दे रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। उसके अलावा हमारे थैलेसीमिया डे केयर सेंटर में जो बच्चे आते हैं उनको देख के खुशी होती है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। PW ड्रग बैंक में वो मरीज आते हैं जो कि बिल्कुल ही कोई दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, एक इवन पैराडोल जैसी एक सस्ती दवाई को भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब हम उन्हें वो दवाई देते हैं और वो हमें इन रिटर्न जब दुआ देते हैं ना, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है एंड एक तरह से वो मोटिवेशनल भी होता है हमारे लिए। मुझे PW में वॉलंटियर करते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। एक डॉक्टर होने के लिहाज से ही हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों की मदद करें एंड ये फीलिंग हमें होनी चाहिए। PW का बेसिक मोटो ही यही है कि वी फील वी सर्व, हमें महसूस होता है, हमें दिखता है और हम कुछ एक अपने एक स्टेज पे जिसमें हम सिर्फ स्टूडेंट हैं, इस स्टेज पे रहते हुए भी हम किसी की मदद कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ डिफरेंस एंड हम सोसाइटी में अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी फीलिंग भी है। इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स ऑल द वॉलंटियर्स प्रेजेंट इन PWA मेक्स हैप्पी। PWA की रज़ाकार थी जिनसे हम मिले भी हैं और मेरा ख्याल है कि आप सब भी काफ़ी मुतासिर हुए होंगे कि एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट होने के बावजूद भी जिस तरह से ये लोगों को सर्व कर रही है और उनका कहना है कि हम दर्द महसूस करते हैं इसीलिए हम लोगों को सर्व करते हैं। यस, और ऐसे लोगों को जो है वो हम सलाम पेश करते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इंडेक्स अस्पताल के HOD पेडियाट्रिक्स सीनियर डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन दिस हॉस्पिटल में होते हैं आप जी, और पीड्स आपका शोबा है जी। अच्छा, फिलैंथ्रोपी के बारे में और कुछ पीड्स के बारे में बताएं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जो कि PWA के बारे में अभी आप लोग बता रहे थे, तो जिन लोगों ने इसको ये फॉर्म किया था उन्होंने कि वही एक जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे एक फ्री हॉस्पिटल का, और उन्होंने फिर यही इंडस हॉस्पिटल को उन्होंने बनाया। इंडस हॉस्पिटल अभी इस वक्त कुरंगी के अंदर मौजूद है, कुरंगी क्रॉसिंग पे, और इसके अलावा ये पहले एक और हॉस्पिटल था, उसको उन्होंने लेकर अब उसको रेनोवेट भी ये कर रहे हैं और कुछ और प्रोजेक्ट्स भी इसके साथ साथ चल रहे हैं। और जो बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये कि क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी शोबे का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वी डोंट नो, और एक उसका इलाज यहाँ पर होगा और एक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसका ताल्लुक ये कि OPD से लेकर कोई भी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस हॉस्पिटल के अंदर किसी भी किस्म का कैश काउंटर नहीं है, ठीक है। तो जब ये कि कैश काउंटर ही नहीं है तो कोई ना तो OPD की ये पर्ची बनती है, ना तो ये या फिर ना ही इन पेशेंट की ये बनती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी पेशेंट आता है, टोकन लेता है, आता है फिल्टर क्लिनिक के अंदर, उसके बाद में वो फिर उनका एक ट्रीटमेंट वहाँ से फिर उसके बाद में वो लोग फिर एक फिल्टर करते हैं, देखते हैं कि क्या इसको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है, और फिर वहाँ से फिर फिर उनका इलाज होता है। तमाम किस्म का ट्रीटमेंट, चाहे वो लेबॉर्ट्री हो, चाहे वो एक्सरेज हो, चाहे वो CT स्कैन हो, चाहे वो कोई ऐसा भी ट्रीटमेंट हो या फिर ऐसी भी कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हमारे हॉस्पिटल में नहीं भी होगी, तो वो भी बाहर से ये करवाई जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई अगर टेस्ट अगर है जो कि हमारे हॉस्पिटल में नहीं है लेकिन किसी और हॉस्पिटल के अंदर है, तो इंडस हॉस्पिटल उसकी एक पेमेंट खुद ही करता है और वो वाला फिर टेस्ट करवा लेते हैं। और मतलब ये तकरीबन अब 10 साल होने को आ रहे हैं इस हॉस्पिटल को। इंशाल्लाह एक अगले साल हमारे पूरे 10 ईयर्स हो जाएंगे, अब तक 9 ईयर्स हो चुके हैं, और अब तक के मैं समझता हूँ कि लाखों, मतलब हज़ारों नहीं बल्कि कि तकरीबन कितने पता नहीं कितने पेशेंट्स हैं जो कि जिनका इलाज, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं एग्जैक्ट मालूम है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे महीने का अगर हम सिर्फ ER का अगर हम डेटा लें तो तकरीबन 10,000 पेशेंट्स तो हमारे पास सिर्फ एक महीने में ER के अंदर आते हैं, इमरजेंसी के अंदर। ठीक है, तो यानी जिसमें से तकरीबन 3-3,500 के करीब मरीज सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, बाकी तमाम एडल्ट्स हैं।
और वो आते हैं, विजिट होता है, तब समझे कि 100 से ऊपर का ये कि एवरेज है जो कि हमारे पास रोजाना का है, बच्चों का सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ों का तकरीबन 300 के करीब आता है। अच्छा। तो देखिए कि जिस हॉस्पिटल के अंदर इतनी ज़्यादा रनिंग हो रही हो और फिर एक लिमिटेड बेड्स के साथ, लिमिटेड तमाम चीज़ों के साथ करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जितना भी इलाज यहाँ पर हो रहा है वो तमाम क्वालिटी के साथ है, उसको आप किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो है बेसिकली इंडस हॉस्पिटल, और सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ इंडस हॉस्पिटल ने जहाँ पर भी अपने कदम ये के जमाए हैं, चाहे वो कराची हो, बल्कि अब इसके अलावा अब हमारे पास और भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स आ गए हैं। कराची के अंदर एक जो गायनी का भी एक जो सेटअप आ गया, PIV कॉलोनी के अंदर डायलिसिस सेंटर है, चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल एक है जो वो भी अभी के इंडस के साथ मर्ज कर चुका है। और फिर इसके अलावा कराची से बाहर अगर हम चले जाएं तो बदीन का जो सिविल हॉस्पिटल है वो उसकी एक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस को मिली है। इसके अलावा भोंग में है, मुजफ्फरगढ़ में है, और इसके अलावा लाहौर के अंदर बेदियां रोड पर एक हॉस्पिटल है जी, मुख्तलिफ वो सब के सब अब वो इंडस के अंडर में आ रहे हैं। और ये तमाम हॉस्पिटल्स का एक ही कॉन्सेप्ट है, ये कि जी क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी केयर की आप बात कर रहे हैं और हम तमाम इस तरह के हॉस्पिटल्स को भी हम सलाम पेश करते हैं जिस तरह मरीजों का फ्री इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो आप लोग फ्री इलाज करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, तो डॉक्टरेट जो है वो एक ऐसा पेशा है, बजाते खुद ही बड़ा रिस्पेक्टेबल है, उसके साथ साथ जब आप लोगों को फ्री इलाज कर रहे होते हैं, क्या फीलिंग होती है कि आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब से एक ऑल्दो के मेरा ताल्लुक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से रहा, लेकिन उसके बाद में जब भी मैंने एक काम किया तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या फिर इसी तरह के इदारों के अंदर काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल पे मैं बहुत लोगों के साथ रहा हूँ, फ्री चैरिटेबल क्लिनिक्स वगैरह के साथ। और मैं आपको बताऊं कि शायद अगर हम किसी को अगर कोई बहुत ही ब्रांडेड कोई अगर हम फ़ोन दिला दें या कोई अगर हम गाड़ी दिला दें तो शायद उसकी खुशी होगी, एक वक्त पर खुशी होगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये वो वाली खुशी है जो कि आपके साथ बड़े देर तक क्या रहती है, बल्कि हमेशा रहती है, और शायद आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए भी आपके लिए वो कायम रहती है। और ये एक बहुत एक अंदरूनी एक खुशी है जिसके बारे में शायद मैं और मेरे कोलीग्स ये बात को जानते हैं कि हमको यानी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जब सोते हैं तो हम बहुत ही हम बहुत अच्छे सुकून के साथ हमारी नींद होती है, और कि हम सुकून के साथ उठते भी हैं, क्योंकि हमें ठीक है वो रात भर हमारे फ़ोन चल रहे होते हैं पेशेंट्स के हवाले से, लेकिन जो एक इंटरनल हैप्पीनेस है वो उसका बयान बहुत मुख्तलिफ है, वो मैं बयान नहीं कर सकूँगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर फरीदुद्दीन HOD इंडस हॉस्पिटल हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और वो आपको बता रहे थे इस पेशे के बारे में कि ये पेशा एक तो खुद भी रिस्पेक्टेबल है, और दूसरा अगर आप किसी का फ्री इलाज कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो इससे बड़ा जज्बा और कोई नहीं होता। और एक ऐसा डॉक्टर जिसने ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर काम किया हो, तो वो इस बात को ज्यादा बेहतर समझ सकता है। बिल्कुल, नेक, साफ और इरादा जो है मजबूत हो तो रास्ते खुद ही निकल आते हैं और कामयाबी आपके कदम चूमती है। ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के पहले सेंट्रलाइज्ड ब्लड सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर सबा जमाल के साथ, जिन्होंने कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसा ब्लड बैंक बनाया जो मुल्क के कई अस्पतालों को सर्विस फराहम करता है, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए सुनते हैं डॉक्टर सबा की कहानी। मैं हीमेटोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम ही ब्लड बैंकिंग है, और हम बहुत सारे ऐसे, और हम कैंसर के मरीजों को भी देते हैं, बहुत सारे ऐसे हादसा पेश आते हैं और वाक़यात होते हैं जहाँ हम मांगना नहीं चाहते थे कि जी आप डोनर दीजिए, और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था, और हर मरीज का और उनकी हर एक के पीछे एक कहानी है। तो आपको उस वक्त मुझे एटलीस्ट फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार ये मैंने बाहर से ट्रेनिंग ली है, ये सब किया है, मुझे इसका सोल्यूशन सिवाय सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंकिंग के और कुछ नहीं है। दुनिया भर में इसका हल बहुत आसान है, हम 50-60 साल पीछे चल रहे हैं दुनिया से, उसको सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंकिंग कहते हैं। जब हम पेशेंट सर्विसेज को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ ब्लड की मुहैया होना है। तो हम इंटरनेशनल पैराडाइम को पाकिस्तान में लेकर आए
और उसमें हमने ये फिर पहला सेंट्रलाइज ब्लड सेंटर का अप्रूवल बिल्कुल ठीक कह रही थी डॉक्टर सबा जमाल कि हमारी कौम बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन उनको डायरेक्शन देने की जरूरत है और कितने कम वक्त में उन्होंने ये ब्लड सेंटर कायम किया और ये कोई इजी प्रोसेस नहीं होता। डोनर को मोबिलाइज करना और फिर ब्लड लेके आना और फिर उसकी पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन करना, फिर उसके प्लेटलेट काउंट्स देखना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाके एक ब्लड सेंटर कायम होता है और फिर लोगों तक सही ब्लड जो है वो ट्रांसफॉर्म करना। तो ये बहुत बड़ा काम है जो डॉक्टर सबा जमाल कर रही हैं, उनको हम कहते हैं सलाम डॉक्टर सबा। बिल्कुल, और इसी तरह की मजीद स्टोरीज भी जो है वो आगे शो में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब कुछ बात हो जाए चाय की जो इस वक्त मेरे हाथ में है, और बात हो चाय की तो सिर्फ तरंग टी व्हाइटनर से बनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर तरंग टी व्हाइटनर का कहना है कि तरंग पाकिस्तान का नंबर 1 टी व्हाइटनर ब्रांड है। बिल्कुल, और तरंग ने अपने सार्फिन के लिए एक स्कीम भी मुतारिफ कराई है जिसमें 1 लाख रुपए का कैश इनाम भी है। वीकेंड पर मैंने उनमें से एक लकी विनर से मुलाकात भी की है। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है। रियली आई वांट टू सी। अब हम उस फैमिली के साथ मौजूद हैं जिन्होंने तरंग की जानिब से 1 लाख रुपीस जीते हैं। कितनी एक्साइटमेंट है उन्हें, कितने खुश हैं वो, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, करम अल्लाह का। जब आपका इनाम निकला तो कैसी फीलिंग थी और किस तरह से आपने अप्लाई किया? जब ये स्कीम चली और ये टीवी पे देखा इन बच्चों ने, जी,
मुझे तो मालूम ही नहीं था, बच्चों ने मेरे मोबाइल से SMS कर दिया और फिर मुझे कॉल आई, इनकी तीसरे दिन ही कॉल आ गई थी कि मैं आपका 1 लाख का इनाम निकला है। मैंने कहा यकीन नहीं किया, मैंने कहा ऐसे ये कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। फिर अगले दूसरे दिन दोबारा कॉल आई, वो PTCL का नंबर था, इनके ऑफिस से कॉल थी। मुझसे NIC नंबर मांगा इन्होंने, मुझसे कहा कि आपका 1 लाख का इनाम निकला है। इन्होंने मुझे चेक दिया, घर पहुंचा गया। मैंने मुझे कोई कॉल ना, मैंने कोई कॉल की उनको। अच्छा ये बताएं, जब फाइनली आपके हाथ में पैसे आए, आपको पता चल गया कि ये कोई फेक कॉल नहीं है और वाकई में आपका इनाम निकला है, तो कैसी फीलिंग थी? बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा इस बात की खुशी हुई कि ये फेयर तरीके से काम हुआ, जो कहा वो करके दिखाया। ये तो थी जनाब आसिफ साहब की फैमिली, जिन्हें 1 लाख का इनाम मिला था तरंग की जानिब से, और इनकी खुशी आपने देखी कि कितने खुश थे ये, और तरंग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। और वाह भाई अनम, तरंग के एक लकी विनर से मैंने भी बात की है, उनके क्या तासुरात हैं आइए आपको दिखाते हैं। वन मोर विनर ऑफ तरंग, और इन्होंने जीता है 1 लाख रुपए का इनाम, और ये है मामू और भांजी, ये हैं अरसलान साहब और ये हैं सुबैका, और काफी खुश लग रहे हैं। इनसे इनके जज्बात जानते हैं। जी 1 लाख रुपए का आपका इनाम निकला है, कैसे जज्बात हैं? खुशी हो रही होगी बहुत ज्यादा? आई एम बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस बात पे कि मुझे 1 लाख रुपए मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तरंग यूज करता था, बरसों से यूज करा है, और मैंने विन करा 1 लाख रुपए। अच्छा, तो क्या प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप जीते इनाम? आप फ्रीक्वेंट यूजर हैं तरंग के, या फिर आप एक दिन ऐसे ही लेकर आए और फिर आपका इनाम निकल गया? एक दिन नहीं लेके आया, मैं बरसों से यूज कर रहा हूँ तरंग। अच्छा। और बेसिकली मैंने एडवर्टाइज देखा था इनका, तरंग का, तो एडवर्टाइज में मैंने फिर ट्राई करा, फिर इसको लकी ड्रॉ में फिर मैंने अपना मैसेज सेंड करा, तो माशाल्लाह से मेरा नाम निकला। और तरंग के एक लकी विनर सलीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब, आपका भी मैंने सुना इनाम निकला है 1 लाख रुपए का, मिल गए आपको आपके पैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि ये एक स्कीम है तरंग की जानिब से, और आपने अप्लाई किस तरह से किया और कैसे ही आपका इनाम निकला? बस टीवी पर एक मैं ऐड देखा, तो फिर मैंने अपना, वैसे नॉर्मली घर में दूध इस्तेमाल तरंग होता है, तो फिर उसमें जो उन्होंने कोड बताया, तो कोड मैंने SMS किया 8655 पर, तो करता रहा काफ़ी, तकरीबन 3 दिन के बाद जो उनका ड्रा हुआ उसमें मेरा फिर नाम निकल आया इनाम। अच्छा। इसके बाद उनकी कॉल आई मेरे पास, कॉल करने के बाद फिर उनका जो प्रोसेस वगैरह हुआ तो उन्होंने चेक वगैरह दे दिया मुझे। अच्छा, तो इन पैसों से क्या करेंगे, क्या प्लान किया अभी आपने? बस पैसा यही है कि छोटा भाई तालीम हासिल कर रहा है, उस पर थोड़ा हेल्प हो जाएगी उसमें तालीम हासिल करने में। अच्छा, बिल्कुल ठीक। सलीम साहब हमारे साथ थे और हमने देखा कि इन्हें भी पैसे मिले हैं 1 लाख रुपए तरंग की जानिब से, और बड़े प्लान्स लोगों ने किए थे सब, जब हम गए थे वीकेंड पे भी। जब हम गए थे तो हमने बड़े प्लान्स किए थे, क्यों किए थे ना? हमने भी किए थे, और जिनको इनामात मिले उन्होंने भी बहुत प्लान किए थे, और इस हवाले से आपने देखा कि किस तरह तरंग के विनर जो थे उन्हें पैसे मिले हैं, और ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि हम अपनी स्टडीज पर जो है ये पैसे लगाएंगे। और अब कुछ बात कर लेते हैं डॉक्टर की, जिसको मसीहा भी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि वो न सिर्फ मरीज का दर्द समझता है बल्कि इसे खत्म करने की भी वजह बनता है। लेकिन एक नर्स इंसानियत की जिस तरह खिदमत करती है, और बिलखसूस मरीज की जिस तरह से वो खिदमत करती है, वो शायद ही कोई डॉक्टर भी ना कर सके। एक ऐसी ही नर्स से हमने बात की है, आइए देखते हैं वो क्या कहती है। नर्सिंग एक खिदमत होती है जिसमें ना हम मरीज के बारे में जानते हैं, ना उसके रंग नस्ल के बारे में जानते हैं, ना उसके जमात जात के बारे में जानते हैं। हमारे नजदीक एक नर्स की अहमियत ऐसी होती है जैसे आपका एक घर का बंदा हो, इसकी कैसे खिदमत करना। नर्सिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल नोबल जॉब है जो माशरे में मेरे ख्याल में हर एक को जरूरत पड़ सकती है। चूँकि मेरा ताल्लुक एक नर्स हो और पीडियाट्रिक एरिया से ताल्लुक है, तो वो बहुत जगहों पे हमें बच्चों के साथ, उनके माओं के साथ या उनके आने वाले लोगों के साथ बहुत थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम इतने आसानी से सॉल्व हो सकते हैं जो शायद हमें दूसरे शोबात में जाके इतने आराम से नहीं हो सकते। नर्सिंग में बहुत सारे ऐसी जगहों पे आपको बहुत अलर्ट होकर काम करना पड़ता है। अब हमें सिखाया जाता है कि लोगों को किस तरह टैकल करते हैं, लोगों से किस तरह बात करते हो, आप नरमी का मुजाहरा कैसे करते हैं, ताकि इलाज तो आप कर रहे हैं, साथ साथ में वो दिमागी तौर पे भी रिलैक्स हो जाए, आपकी बात समझे। यहाँ पे एक नर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। जब मैं पहली दफा मैंने ये जाहिर की अपने खानदान में कि मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ, थोड़े बहुत तो थोड़े तासुरात अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन दिनों में माशरे में नर्स का किरदार बहुत ही बुरा समझा जाता था।
लेकिन मेरे माँ बाप ने उस वक्त मेरा साथ इसलिए दिया था कि चले एक नई प्रोफेशन में जाके मैं किस तरह उस खिदमत को सरअंजाम दूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप को ज्यादा अंदाजा था, मुझे नहीं था। साइकोलॉजिकल वो बंदे को रिलैक्स करना एक नर्स की इसलिए जिम्मेदारी आती है क्योंकि हमें पता है वो बीमार बंदे की उस वक्त क्या कैफियत है। हम उस वक्त नेगेटिव फीलिंग नहीं रखते, एक पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं कि एक पेशेंट है, उसको इस वक्त हमारी केयर की जरूरत है, और वो केयर में फिर गुस्सा सब कुछ सही हो जाता है और पेशेंट खुश हो जाते हैं। बाज़ औकात ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो बीमार तो होते हैं लेकिन कुछ मजबूरी के, कुछ वजूहात की बिना पे वो उस तरह रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन सही होने पे वो बहुत खुश हो जाते हैं, हमें दिल से दुआएं देख के जाती हैं। हम दिन ब दिन नर्सेस को यही ट्रेनिंग देते रहते हैं कि उनके जज्बात फीलिंग की हम ज्यादा कदर करें, क्योंकि आज वो जिस लेवल पे है, कल अगर मैं उस लेवल पे आ जाऊं तो मुझे भी एक नर्स ने किस तरह अटेंड करना है। जो कुछ अर्सा पहले हमारा स्टैंडर्ड था और अब ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, जो अब लोग विलिंगली अपने बच्चों को कहते हैं जाएं बेटा नर्सिंग कर लें। जैसे पिछले दिनों की मैं बात बता रही हूँ, एक अम्मा जी हमारे पास आए थे और उनकी बेटे की तबीयत सही नहीं थी। अब वो अम्मा जी को समझ नहीं आ रही थी, घर में 3-4 बच्चे और भी थे। जब हमने पहली दफा केयर दी, उससे बात की, इसको बिठा के समझाए, उनको दवाइयों के मुतालिक बातें समझाई, फिर ये भी बताया कि अगर ज्यादा पिलाने से क्या नुकसान है, कम देने के क्या नुकसान है। वो अम्मा इतनी खुश होकर दिल से दुआएं देने लगी कि अब मुझे लगता है कि अपनी बेटियों को पहले नर्स बनाना चाहिए। ये जज्बा ऐसे था जो शायद अल्फाजों में मैं बयान ना कर सकूं, लेकिन ऐसी बहुत सारी माएँ आती हैं और फिर वो दिल से दुआएं भी देख के जाती हैं और माशरे में नर्स का एक बहुत बड़ा मयार बन जाता है। वाकई में सबा नर्सिंग जो है, नर्सिंग शोबा जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग शोबा है, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस की जद में होते हैं हर वक्त, और इन्हें नहीं पता होता कि कब कौन सा इन्फेक्शन इन्हें लग जाए, जिसके लिए बड़ी ही एहतियात और क्योर की जरूरत होती है। और साथ ही साथ जितना ये रिस्की काम है, मेरा ख्याल है उतनी तो इनकी शायद पे भी नहीं होती। और जितना रिस्की काम है आप देखिए, उतना इनका मूड उतना अच्छा होता है, उतनी ही जो है ये लविंग होते हैं। तो नर्सेज जो है एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है सेहत के शोबे में। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। हम अपर बॉडी को फोकस कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक 4-5 एक्सरसाइज करके अपनी पूरी अपर बॉडी को किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे पुशअप से, जो कि चेस्ट के लिए होते हैं, लेकिन इसमें हमारे आर्म्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं बार के ऊपर करूंगी यहाँ पर पुशअप्स। लाइक जो फीमेल है जो बिगनर लेवल पे है वो बार के ऊपर या वॉल के ऊपर कर सकती हैं, और जो एडवांस लेवल के जो कर पाते हैं वो शहरियार को देखते हुए जैसे वो फ्लोर पर कर रहे हैं उस तरीके से पुशअप्स करेंगे। बिल्कुल, चलें स्टार्ट फ्रॉम पुशअप्स। 1, आपकी पूरी बैक इंक्लाइंड होनी चाहिए, आर्म्स थोड़े से वाइड होने चाहिए, और आपने चेस्ट को वॉल से या बार से टच करना है। 2, 10, आपको चेस्ट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। याद रखिएगा जहां मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा वहां पर आपको ब्रीथ आउट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बैक के लिए करेंगे, जो कि है लेट पुल डाउन। इस मशीन के ऊपर हम करेंगे। पहले हमने बैठ जाना है, वाइड ग्रिप रखनी है, ठीक है, और बैक को बिल्कुल इंक्लाइन और इन कर देना है। बैक बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन, ये बैक के लिए है। डाउन लाएंगे हम, अपने बोन्स तक लेकर आएंगे बार, उसके बाद ऊपर जाएंगे। जब बार नीचे आएगी तो हमारी बैक कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, जब ऊपर आएगी तो हमारी लेग्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। 3, 10। अच्छा कुलसूम, इसका ऑल्टरनेट जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि जो लोग घर पे कर रहे हैं ताकि वो भी जो है वो इसका ऑल्टरनेट कर बिल्कुल, सकें। ये जिस तरीके से बैक की एक्सरसाइज है, मशीन है, ये नॉर्मली घर में होम जिम लोगों के बना होता है, उसमें ये मशीन होती है। अगर ना हो तो हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा इंक्लाइन में ले जाकर डंबल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है शोल्डर की एक्सरसाइज, ठीक है। लेटरल रेजेस हम करेंगे, डंबल बॉडी से टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमने लेटरल रेजेस अप करना है, शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर, डाउन स्लो, एंड बॉडी को टच नहीं करना है, चिन अप। 2, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो बाइसेप के लिए करेंगे, ठीक है।
इसमें हमारी एल्बो एक जगह पर स्टक रहनी चाहिए, बॉडी से एल्बो टच नहीं होनी चाहिए और एल्बो को हमने आगे पीछे मूव नहीं करना है, स्विंग नहीं करना है, ठीक है। एल्बो एक जगह पे स्टक, हमने पहले डंबल को स्ट्रेट रखा, थोड़ा सा टर्न ओवर करते हुए ऊपर आए, बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन, डाउन एंड अगेन टर्न ओवर। अब हम बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी है ट्राइसेप के लिए, और फीमेल के ट्राइसेप अक्सर बहुत ज़्यादा लूज होते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, उसके लिए सबसे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि अपने बॉडी वेट पर होती है। फिर हमें टेबल्स मौजूद होंगी, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। आपने अपने फीट को थोड़ा सा आगे किया, ग्लूट्स को आपने बेंच से टच करना है और बॉडी को बेंच के पास ही, पैर थोड़े से आगे कीजिए, आगे, यस, बेंच के पास ही आपने नीचे जाना है, आपकी एल्बो का राइट एंगल बनेगा, ठीक है। 1 2 10। और फिट इन 5 आपने देखा कि किस तरीके से जो है ट्रेनिंग आपको सिखा रहे हैं कि 5 मिनट में आप कैसे फिट रह सकते हैं। और हम कुछ बात कर लेते हैं पेंटिंग्स की और स्केचेस की। आपको पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कुछ स्केचेस और कुछ पेंटिंग्स इतने खूबसूरत होते हैं कि आप उनके शहर में खो जाते हैं। और ऐसी ही एक शहर हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है जो कि एक आर्टिस्ट हैं और बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं। आइए मिलते हैं पाकिस्तान के इन चमकते सितारों से। अस्सलाम वालेकुम सहर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक-ठाक सहर जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपका नाम तो सहर है, आपकी पेंटिंग्स में कितना सहर है ये बताइए। हाँ, पेंटिंग्स मैं मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ और मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो भी बेस्ड जो है फेमिनिज्म पे करती हैं। तो फेमिनिज्म अपने आप में एक शहर होता है। हाँ, अरे वाह, फेमिनिज्म पे करती हैं। वेरी नाइस। सहर, कितनी देर लगती है आप जब एक पेंटिंग बनाते हो तो? मिनिएचर पेंटिंग्स जो है बहुत माइन्यूट स्किल वर्क होता है, बहुत माइन्यूट काम होता है। उसमें जो हमारे जो पेपर होते हैं हम हैंडमेड आर्टिस्ट खुद बनाते हैं, हमारे जो ब्रशेस होते हैं वो भी हम आर्टिस्ट खुद बनाते हैं। हैंडमेड चीज़ें मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो यूज़ होती हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत टाइम टेकिंग भी होती हैं और माइन्यूट स्किल वर्क भी होती हैं। तो और लॉन्ग लास्टिंग पेंटिंग्स भी कंसीडर की जाती हैं। मतलब हम उर्दू में इसको मुगल पेंटिंग्स भी कह सकते हैं। चलें जी, मुगल पेंटिंग भी कह सकते हैं। और शहर किस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं ये आपको दिखाते हैं हम कि शहर की पेंटिंग्स में कितना शहर। शहर की पेंटिंग्स आपने देखी जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। शहर से ही पूछते हैं, शहर आपने जो बनाया है उसमें ज्यादातर मुझे जो दिखाई दिया है वो जुल्फों का कमाल दिखाई दिया है। क्या खास वजह है आपने ये चीज चूज की? जी, मैंने अभी जो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड चल रहा है, हम कंटेम्प्रेरी टाइम में जो भी काम कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, हम लोग सिंबलाइज करते हैं चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट आइडियाज से। तो मैंने जो हेयर से है, फेमिनाइन का जो करेक्टर है, औरत का जो करेक्टर है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है हेयर से। फिर वो जो हेयर है मेरी पेंटिंग्स में वो फेमिनाइन के करेक्टर को शो करता है। देन मतलब उसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में, एक फेमिनाइन का करेक्टर क्या है, उसके जो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एस्पेक्ट्स हैं मैंने अपनी पेंटिंग में वो शो किया। चलें जी, सहर हमारे साथ मौजूद थी, एक फेमिनिज्म को प्रमोट करने वाली आर्टिस्ट हैं, स्केचेस बनाती हैं। हमने आपको इनका काम दिखाया और पाकिस्तान में ऐसा भी टैलेंट है जो बड़ी मुनफरिद कॉन्सेप्ट लेकर आता है। राइट? बिल्कुल। और आप में भी अगर ऐसा कोई खास टैलेंट है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी बताएं, अपनी डिटेल्स जो है वो आप हमें फेसबुक पर मैसेज करके भी बता सकते हैं और साथ साथ शो का जो फीडबैक है वो भी देते रहिए। इसी तरह की मजीद कुछ स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे शो में आगे भी चलकर। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग राज।